हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मास फिजिक्स में। फिर से आ गया आपके लिए न्यू लेक्चर लेकर के। चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इट ओरिजिनेटेड एक्सप्लेन्ड बाय ओरस्टेड। ओरस्टेड ने बताया कि कैसे ओरिजिनेट होता है। उसके बाद हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट जी ने हेल्प की थी हमारी, कह सकते हैं ऐसा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को है वो किसने बताया, मैक्सवेल साहब ने बताया अपने राइट हैंड थंब रूल दे करके। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब पे सर्च करें न्यूमरस फिजिक्स लेक्चर 1 क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, तो आ जाएगा निकल करके। और चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा चैप्टर 1 में। बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से हमने क्या देखा, हमने देखा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी लॉन्ग वायर के अराउंड। अब उस वायर को हम डिफरेंट शेप में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक लॉन्ग वायर है और मैंने उसे मोड़ करके सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, क्या वो चेंज होगी, क्या वो वही रहेगी। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। मेरा नाम है विशांत शर्मा और सही होगा कि साथ साथ ही नोट्स बनाना है यार। देखो बाद में नोट्स बनाओगे तो दिक्कत होगी, जितना पढ़ लोगे साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल है, समझ में आता भी रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप पहले तो ये पढ़ने वाले हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल केस लिखने वाले हैं, उसके बाद सुंदर सुंदर क्वेश्चन करने वाले हैं और फिर ये लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। बहुत जल्दी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा तुम्हें मुझको, फिर बाद में लेक्चर समाप्त। तो वैसे तो आई होप कि तुम लोगों की समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना कि क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ओके बच्चों, तो हम बात कर रहे थे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक वैसे क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट है ना, क्या फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू। तो हमारे पास एक लूप होनी चाहिए उसके लिए, तो बना लो भाई लूप। मान लो हमारे पास एक लूप है, अच्छा बनाया ना सर्किल, ठीक है। ड्राइंग में तो वैसे भी एक्सपर्ट था मैं अपने टाइम में, टाइम तो अब भी हमारे ही है भाई, बूढ़े थोड़ी ना हो गए कि भाई सिर बूढ़े हो गए, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो ये आई, यहाँ से करंट गई आई और यहाँ से वापस आई, तो ये करंट आई ऐसे ही जाएगी और ये ऐसे ही आएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा सदियों तक। चलो भाई, अब आपको पता है कि जब ये करंट फ्लो होगी इसके अंदर तो ये अपने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इस लूप के सेंटर पे हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी भी आएगा बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे पता लगानी है। तो बायो-सेवर्ट लोग एप्लीकेशन करते हैं। तो भाई ये पूरा वायर वही था, चले वायर पहले ऐसे था ना, बायो-सेवर्ट के लॉ जब हमने पढ़ा था तो वायर को ऐसे रखा था। अब हमने इस वायर को उठाया, ऐसे मोड़ दिया सर्कुलर शेप में, सिंपल सी बात है। तो चलो भाई, करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा जिसे उसमें लिया था डीएल एलिमेंट छोटा सा, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करके पूरे का आ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया यहाँ डीएल एलिमेंट ले लिया, छोटा सा बहुत नन्ना सा, ये डीएल एलिमेंट ले लिया। अब डीएल एलिमेंट से वो पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो वो पॉइंट कौन सा है, ओ सेंटर। तो यहाँ से इसे मिला दो पॉइंट ओ पे, जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, सेंटर। ये कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो r दूरी पर है। चलो भाई, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड होगी, वही मैक्सवेल साहब को पकड़ लो, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब रखो ऐसे, कर्व फिंगर ये रही। अब लूप का केस है तो कर्व फिंगर करंट और थंब मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा ऐसे और ये अंदर इनसाइड। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये बना दो, यहाँ गोल चक्कर और यहाँ बना दो खतरे का निशान, अंदर जा रहा है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली। अच्छा, एंगल कितना है, आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता था वो साइन थीटा जिसे बोलते थे, यहाँ कितना है। अच्छा देखो, ये एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है,
बहुत, वैसे तो पूरी सर्कुलर शेप ये सर्कुलर है, लेकिन जब किसी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, वरना एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम अपनी छत पे खड़े हो जाना, बहुत ऊंची बिल्डिंग है मान लो तुम्हारे घर की, तो अपने छत पे खड़े हो गए और जब तुम अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल प्लेन मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि स्फेरिकल शेप मिलेगी, कुछ प्लेन तो मिलेगा, जबकि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप में है। फिर भी हमें सब कुछ स्ट्रेट ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम अर्थ का बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे हैं। अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, 6400 किलोमीटर उसका रेडियस है। अब अर्थ बहुत बड़ी है, हम अपनी छत पे खड़ा होकर के अर्थ का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, तो वो छोटा टुकड़ा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। हम अपने गली मोहल्ले में खड़े होकर सामने देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो प्लेन है, हम बहुत छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं। इसलिए हमने इस सर्कुलर शेप, मान लीजिए पूरे सर्कुलर शेप अर्थ है, हमने एक छोटा सा ले लीजिए हमारा मोहल्ला है, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ देख रहे हो तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, सिंपल सी बात है, तो स्ट्रेट लाइन, चलो भाई अच्छी बात है। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा पूरा, तुम्हें पता है। हर एक क्या, अगर हम कोई भी रेडियस से पेरीमीटर पे कोई भी लाइन खींचते हैं, मतलब रेडियस को पेरीमीटर से मिलाते हैं, तो वो जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री होगा। एवरीवन वी नो, अब हमें पता है, एवरीवन नोज, क्यों, क्योंकि ये जो डीएल है टेंजेंट का काम करेगी। सर्किल पे कोई भी टेंजेंट खींच दो और उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट किससे मिला दो, सर्किल के सेंटर से मिला दो, तो जो टेंजेंट और उस लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा हमेशा। क्लास 10th में थ्योरम थी मैथमेटिक्स में, पढ़ी होगी तुम सबने, चलो अच्छी बात है। तो थीटा 90 डिग्री मिला, तो अब क्या करना है, हम करना है बायो सेवर्ट लॉ। हमें पता है क्या, डी बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सब चीज़ें पता है हमें, अच्छी बात है। थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू कितना है भाई, 90 डिग्री जी, अच्छी जी। तो डी बी हो जाएगा हमारे पास क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा साहब, ये डिस्टेंस तो आर ही मान रखी है ना हमने, तो आर रही। अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन डूइंग इंटीग्रेशन। चलो जी, तो डी बी हो जाएगा ये, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, सब जानते हैं, आई भी कांस्टेंट है और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। इंटीग्रेशन डी एल, अब ये छोटा सा पार्ट है डी एल, अब इस छोटे से पार्ट का जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये पूरी लेंथ क्या है, सर्कल का पेरीमीटर ही तो है, सर्कमफेरेंस ही तो है, तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या, इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस, तो जो कि क्या होती है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगी, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डी बी का, तो हो जाएगा बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, 2 से 2 2 ज़ा 4, पाई से पाई कैंसिल, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अच्छा साहब, ये क्या मिली हमें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। बहुत बड़ा था भाई ये तो अरे सीधी सी बात है, सेंटर पे निकालना था, वो निकाल लिया हमने। तो भाई ये पता चला। अब क्या हमेशा सर्कुलर लूप रहेगी, ये नहीं रह सकती ना, हाफ भी हो सकती है, क्वार्टर भी हो सकती है, कोई सर्कल का सेक्टर भी हो सकता है, सभी चीज़ें हो सकती है इस केस में। तो हमें क्या देखना है, हम सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे, फिर क्वार्टर सर्कल के लिए निकालेंगे, फिर 1/10 सर्कल के निकालेंगे, फिर 1/20 सर्कल के लिए निकालेंगे। ऐसे ना जाने कितने सर्कल बना सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो भाई कब तक निकालते रहेंगे। इसलिए हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि मान लो हमारे पास सर्कल का सेक्टर है और उस सेक्टर के कारण उस सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो फिर चाहे कोई सा भी सर्कल आ जाओ दुनिया का, और सर्कल का चाहे कोई सा भी टुकड़ा आ जाओ, हम सबका निकाल लेंगे। देखो कैसे, चलो तो क्या निकालते हैं, ये तो हमें पता चला। हमें क्या पता लगाना था, हमें केवल इतना पता लगाना था फिलहाल कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो चेंज होती है या नहीं होती।
कभी बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उतनी ही रहे जितनी बायो सेवर्ट लॉ की थी। तो हमने क्या देखा कि बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट कैरिंग वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है, लेकिन अगर उसे सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसी कन्वर्ट हो जाती है बनके। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कौन सा, कि अगर कोई सेक्टर है तो क्या लिखेंगे हम, ये छाप लेना बेटे, इंपॉर्टेंट था। चलो अच्छी बात है, क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर एट इट्स सेंटर, करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर के सेंटर पे पता लगाना है। तो चलो भाई मान लो हमारे पास ये और ये और ये है भाई सर्कुलर सेक्टर, थीटा एंगल है इसमें, करंट फ्लो हो रही है मान लो कुछ इस तरह, पॉइंट ओ, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये आर। चलो जी अच्छी बात है, अभी थीटा है, चलो जी थीटा है, बिल्कुल सही बात है, थीटा है। हमें क्या पता लगाना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अच्छी बात है, देखो क्या करना है, फॉर्मूला याद रखो, सिंपल है, जब भी कोई सर्कल का सेक्टर दे रखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुनना सा फॉर्मूला याद रखना है, क्या, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन R, अच्छा जी, इंटू आई, ये तो था, इंटू बस क्या करना है, थीटा अपॉन 2 पाई से अच्छा ये फॉर्मूला किसके लिए है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला, देख लो काट के वो आएगा, 2 से पाई से पाई, 2 से 2 और म्यू नॉट आई अपॉन 2R, वही है ये, कुछ और नहीं है। हमने इसमें क्या चेंज किया, थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई और कर दी, जब थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक्टर का वो मिल जाएगा, सेक्टर का क्या मिल जाएगा, सेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अगर मैं इसे ठीक से लिखने की कोशिश करूँ तो क्या मिलेगा, देखो ये B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 नहीं 2 ही रहेगा ना, हाँ 4 R इंटू थीटा, ये हुआ जी हमारे पास। चलो जी अच्छी बात है, तो अब इससे क्या रिजल्ट निकला सर, इससे रिजल्ट निकला कि अब हम देखेंगे कि सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, 1/10 सर्कल, किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं भाई स्पेशल केस, सम केसेस। चलो भाई नंबर फर्स्ट क्या निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। चलो भाई सेमी सर्कल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, पॉइंट O, डिस्टेंस यहाँ से R, रेडियस जो कि है, करंट कितनी हो जाएगी, ये I हो जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो भैया यहाँ देख लो ये फॉर्मूला है ना, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R इंटू थीटा। थीटा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना, 180 डिग्री, तो 180 मतलब पाई, और नीचे क्या चल रहा है, 2 पाई, पाई से ये पाई, तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4R। देखो वही आया है, हाफ आनी थी, हाफ ही आई है, म्यू नॉट I अपॉन 2R। म्यू नॉट I अपॉन 2R किसकी होती है, पूरे सर्कल लूप की होती है, ये हाफ है तो म्यू नॉट I अपॉन 4R हो जाएगी। ऐसे करते हैं नंबर 2, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, क्वार्टर सर्किल। चलो भाई, तो B इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, ऊपर वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R इंटू थीटा कितना होता है, क्वार्टर सर्किल के लिए थीटा कितना होता है, ये होता है, ये होता है, और ये और ये और ये करके दिखाओ, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा R, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई तो है ही, पाई से पाई कैंसिल, कुल मिला के आ जाएगा क्या, म्यू नॉट I अपॉन 8R। तो ये आया है भैया हमारे लिए क्या, क्वार्टर सर्किल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही हो तो करंट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है ना, इनसाइड है सब जगह, ऐसे इनसाइड, यहाँ भी इनसाइड और यहाँ भी इनसाइड, सब पे इनसाइड ही है। तो भाई ये स्पेशल केस हमने देखे कुछ सर्किल के लिए कि कैसे करंट हम
कैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं सेमी सर्किल के लिए, क्वार्टर सर्किल के लिए और किसी भी सर्किल के लिए, चाहे सेक्टर ऑफ सर्किल हो। बस ये फॉर्मूला याद रखना है सेक्टर ऑफ सर्किल के लिए। अगर तुम्हें सर्कुलर लूप के लिए भी पता लगाना है तो लूप के लिए एंगल कितना होगा 2 पाई, तो 2 पाई ऊपर 2 पाई नहीं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, वही आएगा देखो निकल के। सही है ना? तो सिंपल था, आसान था, मजा आया, वाह वाह। चलो भाई यहाँ तक इसे मिटा देते हैं, उतार छापते रहना, कभी नेतागिरी में रहो, ठीक है जी। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना था, अब क्या करना था भला? अब हमने देखा कि भाई सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो तो चेंज हो गई, जो बायो सेवर्ट की थी, जो बायो सेवर्ट ने लॉ दिया था dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वो तो हर किसी के लिए वैलिड नहीं है, मतलब वो एक वायर के लिए ही है, ठीक। अब अगर मैं उस वायर को सर्कुलर लूप में मोड़ दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी और वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट, वो तो स्ट्रेट वायर नहीं था, अब मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेकिन उसकी लेंथ फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं हो, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है अगर मान लो, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता लगाना है, ठीक। उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता लगाना है। तो तरीके दो हैं, एक तो बायो सेवर्ट लॉ से कर सकते हैं हम इसे, बड़ा आसानी से हो जाएगा, और एक किससे कर सकते हैं, एम्पेयर सर्कुलर लॉ से भी कर लेंगे। वैसे एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो सुटेबल है ना, वो किसके लिए सुटेबल है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, क्योंकि वहाँ बायो सेवर्ट लॉ फेल हो जाता है ठीक है ना। तो भाई ये है बातें। तो हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लगा लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है भाई, डेरिवेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, अच्छा रुको एक मिनट, है ना, इसे पढ़ते हैं अभी, ये कर ही ले यार, आप छोड़ो, पहले से ही कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन आराम से करते रहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ऑफ फाइनाइट लेंथ। चलो साहब ये भी कर लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, फाइनाइट लेंथ के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज होता है, कितनी निकल के आती है। एक वायर लेना पड़ेगा भाई, अब वायर पहले तो वो तो कैसा वायर था, वो मोड़ा तोड़ा वायर था, मतलब ऐसे ही। अब हमें कैसा वायर लेना पड़ेगा, स्ट्रेट वायर लेना पड़ेगा, स्ट्रेट बिल्कुल। चलो जी ले लो स्ट्रेट वायर, ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये स्ट्रेट वायर ले लिया हमने। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, ये ऐसे गई करंट आई, चलो साहब आई करंट। इस वायर का नाम दे दो एक्स और ये दे दो वाई, ठीक है। अब हमें इस वायर में करंट फ्लो तो कैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जुर ऐसे निकलेगा ना, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर। तो मान लो किसी पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो ठीक है, ये पॉइंट पी से कितनी दूरी पर है, बिल्कुल देखो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये 90 डिग्री पे, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, जब भी तो हमें डिस्टेंस पता चलेगी इसकी। तो मान अगर 90 पे नहीं खींचेगी तो डिस्टेंस का पता चल जाएगी भाई पूरी एग्जैक्ट, है ना, है ना, हाँ। तो कितनी हो जाएगी, कितना है 90 डिग्री पे। अच्छा कितनी डिस्टेंस है, मान लो x डिस्टेंस है, मान लो x डिस्टेंस पर हमें पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अच्छा इस वायर की लेंथ फाइनाइट भले ही है, लेकिन है तो लॉन्ग ही ना, ये थोड़े ना जरा सा होगा। तो हमने क्या काम किया, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया dl, ये रखा छोटा सा पार्ट dl ले लिया। चलो साहब छोटा सा पार्ट dl पार्ट ले लिया। अब इस dl पार्ट के कारण, अब मान लो हमारे पास ये dl ही वायर है, इस dl वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट P पे। तो मिला दो भैया ऐसे, इससे ये मिला दो इस पॉइंट P को। कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो ये r दूरी पर है। चलो साहब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। ये हुआ कितना एंगल, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना लिया। चलो जी बहुत अच्छी बात है, ये x। अच्छा अब हमें ये वायर पूरा कवर करना है भाई, वायर हमें क्या करना है, पूरा कवर करना है। क्या पूरा कवर हो चुका वायर, नहीं हुआ। वायर पूरा कवर कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जाएगा, जब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक पहुँचा जाएगा। एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी, रेफरेंस लाइन ये रही 90 डिग्री वाली जो हमने खींची है, ये रेफरेंस लाइन। अब इस, अच्छा एक बात देखो यहाँ, अब ये रेफरेंस लाइन है, अब यहाँ से ऐसे मेरा हाथ रखा है, ये रखा है मार्कर, हमें इस बार यहाँ तक कवर करना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ रुक जाएगा, देखो उसके सीधे में बिल्कुल। तो पूरा कवर, ये हिस्सा पूरा कवर कर लिया इसने, यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से मैंने ये एंगल उठाया यहाँ तक,
तो ये एंगल उठाया तो इसने पूरा कवर कर लिया ऊपर वाला हिस्सा, इतना एंगल ने, मान लो एंगल कितना है फाई 1 कह दो, आर्बिट्रेरी एंगल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, अब नीचे के लिए कवर करना है तो कैसे करेंगे, ये आया यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा किसने कवर कर लिया, इसने, फाई 2 एंगल मान लेंगे इसे, ठीक है। तो अगर मुझे इस वायर की पूरी लेंथ कवर करनी है तो कहाँ से कहाँ तक घुमाना पड़ेगा, एंगल यहाँ नीचे जो ऊपर को फाई 1 और नीचे से फाई 2, दोनों किनारे मिल जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। पॉइंट पी, तो हमने क्या काम किया, ये यहाँ से एंगल लिया कितना, फाई 1, ऐसे यहाँ से इसे कवर करने के लिए कितना एंगल घुमा दिया उसे हमने, कितना हुआ ये फाई 2, ठीक है भैया बात। चलो बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बढ़िया, वाह वाह। चलो जी, ये सब चीज़ें पता चल चुकी है हमें। अब इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा तुम्हें, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, तो इसे नाम दे दो भैया कोई, ओ पी तो है ही, उसे क्या कह दो, क्यू कह दो। चलो ठीक। बायो सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है, तो पता है हमें। चलो भाई, अब ये लॉन्ग वायर था, ठीक है, हमने क्या काम किया, इस वायर की लेंथ एल थी, किस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एल ले लो। चलो इस ट्रायंगल के लिए, चलो काम आएगी, बहुत अच्छी चीज़ थी इसलिए ली, काम आएगा ये। चलो भैया, तो अब ये अगर थीटा एंगल है, ये 90 है, तो DL और R के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, इसे क्या कह दो थोड़ी देर के लिए, अल्फा कह दो, अल्फा कह दिया। चलो बहुत अच्छी बात, यही वह एंगल होता है जो बायो सेवर्ट के फॉर्मूले में रखा जाता है, आइडियल साइन थीटा किसके बीच का एंगल था, DL और R के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। तो रख दो भाई, लिखेंगे फ्रॉम बाय बायो सेवर्ट लॉ। तो हमें पता है क्या होता है, DB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली कौन सी है, R स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 90 माइनस थीटा। चलो साहब, तो क्या कर देंगे, DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन 90 माइनस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, तो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, ऑन इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका हम ऑन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन DB तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, इंटीग्रेशन यहाँ लगा दिया हमने। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये, देखो यहाँ से यहाँ तक, नीचे ऊपर फाई 1 और नीचे से नीचे को फाई 2, तो फाई 2 निगेटिव और फाई 1 पॉजिटिव। फाई 2 देखो ये रेफरेंस लाइन है ना ये वाली, इससे नीचे को एंगल जाएंगे तो निगेटिव एंगल, और इससे ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव, देखो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव, तो नीचे को जाएगा ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर को जाएगा तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाई 2 से और कहाँ तक, फाई 1 तक। अच्छा साहब, ठीक है। अब यहाँ देखो, आई करंट तो कांस्टेंट रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चलो अच्छी बात है। अब देखो डिस्टेंस चेंज हो रही है लगातार, पहले यहाँ है तो डिस्टेंस कुछ और, फिर ये वहाँ जाएगा ऊपर तो डिस्टेंस कुछ और, तो डिस्टेंस वेरिएबल, ठीक। एंगल थीटा, ये भी बार बार देखो एंगल भी चेंज होगा, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा नीचे तो फाई 2 बन जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फाई 1 में जाएगा, एंगल भी चेंज हो रहा है लगातार। और ये DL लेंथ जो एलिमेंट तो चेंज हो गई, वेरिएबल इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ तुम एक बात देखो, वेरिएबल DL नहीं है, वेरिएबल क्या, एंगल और R, तो इसका मतलब हमें DL की वैल्यू किसके फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, d थीटा की फॉर्म में। इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, इंटीग्रेशन करने का रूल ये है कि x अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ dx होना कंपलसरी है, तभी तो उसकी वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c होगी, यही तो इंटीग्रेशन करने का रूल है। या फिर अगर मैं करूँ यहाँ थीटा लिखा है तो यहाँ d थीटा होना मैंडेटरी है, तभी तो आएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। या अगर लिखा है साइन थीटा तो यहाँ d थीटा होना जरूरी है, तभी तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस c, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेशन का रूल है। तो यहाँ कॉस थीटा तो है और थीटा वेरिएबल भी है, कांस्टेंट होता तो बाहर निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं, DL को L लिख देते, लेकिन यहाँ थीटा वेरिएबल है और इंटीग्रेशन वेरिएबल का ही होता है, तो पता है आप लोगों को, ठीक है। तो DL किसके टर्म में निकालना है, d थीटा के टर्म में, पहला काम। दूसरा काम, R भी वेरिएबल है और कांस्टेंट एक चीज़ है, कौन सी, ये डिस्टेंस x, तो R को किसकी फॉर्म में निकालना है, x की फॉर्म में। दो चीज़ें पता लगानी, क्योंकि दो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन केवल एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं हम, या तो DL को x के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो, R के रेस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल नहीं है जल्दी से, इसलिए हम DL को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, d थीटा में।
क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिट एंगल्स की फॉर्म में तो दे रखी है बाबूजी, ठीक है। चलो बहुत बड़ी रामकथा सुना दी, अब जरा ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में देख लो थीटा दे रखा है, कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस, एल हाइपोटेनियस कितनी हो गई? आर, एल अपॉन आर, ठीक है। इतनी बात है। या आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल अपॉन कॉस थीटा। या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आर इज इक्वल टू एल सेक थीटा। ये आ गया भाई, आर की वैल्यू तो आ चुकी, कोई दिक्कत? ठीक, बहुत अच्छी बात है। डीएल और निकाल लो, तो डीएल के लिए वहीं उसे ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ डीएल, कैलकुलेशन ऑफ डीएल, डीएल की कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। ये किसकी कैलकुलेशन थी? आर की। चलो भाई क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ट्रायंगल में ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या करना है? वही, अब टेन थीटा ले लो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? एल, बेस क्या चीज़ है? एक्स, ठीक, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है? डीएल, है ना, डीएल। तो एल से ही तो डीएल मिलेगा। जब हम एल का डिफरेंशिएशन कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डीएल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ठीक है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टेन थीटा। चलो जी, एक्स तो कांस्टेंट है, साफ साफ दिख रही है, तो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते ना, तो बचता क्या है? एल और थीटा, तो डीएल अपॉन डी थीटा कर देंगे। तो क्या करेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग। जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो देखो डीएल का क्या हो जाएगा? एल का क्या हो जाएगा? डीएल इक्वल टू एक्स। ऐसे ही टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा? डी थीटा। ये रूल है, पढ़ा है डिफरेंशिएशन सबने? नहीं पढ़ा हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना भैया, न्यूमार्क फिजिक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो डी एल इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो दोनों चीज़ें मिल चुकी है हमें, तो लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ डी एल एंड आर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलो भाई इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, है ना। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इसलिए मिटा दूँ मैं, यहाँ से करते हैं। चलो इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है? डी बी का तो बी हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन -φ2 और वहाँ क्या हो जाएगा? φ1। डी एल की वैल्यू क्या है? डी एल की वैल्यू है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा ऐसे ही चल रहा, अपॉन इसकी आर की वैल्यू क्या है? ये लिखी, एल सेक थीटा का होल स्क्वायर। एल आएगा ना, ये क्या होता है? एल थोड़ी यार, ये आर बेस यार, बेस होगा रे, बेस एक्स होगा ये, है ना। बेस तो एक्स है ना, हमने परपेंडिकुलर ले लिया एक्स, क्या हो जाएगा? एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ? ये एक्स। चलो जी ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मज़ा आया बाबा। चलो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है बस। तो क्या करेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन -φ2 से φ1। चलो भाई क्या देखो, एक्स एक्स कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स, ये बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। एक्स तो कांस्टेंट है, बता चुका, पहले ले ली हमने, इस एक्स को बाहर ले लो, तो बचता है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, अंदर बचेगा -φ2 से φ1 कॉस थीटा और डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो कुल मिला के म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स कॉस थीटा का साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक? -φ2 से φ1 तक। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स ब्रैकेट साइन क्या आ जाएगा? साइन φ1 माइनस साइन क्या हो जाएगा? माइनस के φ2। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स क्या हो जाएगा? साइन φ1 प्लस साइन φ2। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये हमारे पास फॉर्मूला आया है किसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर फाइनाइट लेंथ। तो ये फॉर्मूला आया है।
अच्छा, इससे कुछ रिजल्ट निकलेंगे। रिजल्ट मतलब अगर मैं इन φ1 और φ2 को 90 डिग्री कर दूं, अगर मैं φ1 और φ2 को क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो बताओ क्या आ जाएगी वैल्यू? वैल्यू आ जाएगी μ0/4πx इंटू आई, तो ऐसे ही, और वो sin 91 और 1 ये 2, तो कुल मिला के फॉर्मूला आएगा μ0/4π2i/x। ये किसके लिए है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर इनफाइनाइट लेंथ। जो हम एम्पर सर्कुलर लॉ से प्रूव करेंगे ना, वो इससे भी प्रूफ हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है। 90 डिग्री क्यों रखनी है? क्योंकि मैंने बताया ये वायर इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। जब इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं तो एंगल कितना होगा? ये एंगल घूमता मुड़ता, अच्छा मैक्सिमम कितना हो सकता है जब ये इनफाइनाइट वायर है? तो देखो इसके किनारा ढूंढता, देखो यहाँ से एक किनारा ढूंढेगा, ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि भाई इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। क्योंकि दो पैरेलल लाइन हो जाएगी, एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन इस एंगल की। तो हम क्या मानते हैं कि पैरेलल लाइंस कहाँ पे जाके मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो इसलिए हम जब φ1 को 90 डिग्री कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें ये पता लगेगा कि भाई ये इनफाइनाइट वायर हो चुका। ऐसे φ2 को भी इन्फिनिटी 90 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल केस था, खैर अभी करके दिखा दूंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ तक पता लगा कि इस लेक्चर के जो मेन मोटिव था, क्या करना था? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये पता लगाना था, जो हम पता लगा चुके हैं। अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेशल केस कि क्या केवल सर्कुलर लूप सफिशिएंट है पढ़ना हमारे लिए? देखो सर्कुलर लूप से कैसी कैसी शेप बन के आती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई, अरे ये तारे लग गया था ना माइक का चलो चक्कर आ गए, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? चलो भाई स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करें सर? अरे नाच गाना स्टार्ट नहीं कर देना है, क्या कर देना है? सम स्पेशल केसेस। क्या हेडिंग लिखनी है? सम स्पेशल केसेस। चलो भाई करते हैं काम को, शुरू करो। चलो भाई, सम, अबे यार ये तो बहुत गलत हो गया भाई, ये तो बहुत गलत हो चुका है। सॉरी फॉर द डिले बच्चों, लाइट भाग गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या बता रहा था मैं? मैनेज कर लेना थोड़ा, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। बहुत जल्दी मैं सेटअप बनाने वाला हूँ ना यार, तो फिर लाइट की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कुछ मैनेज कर लो यार ज़रा। तो क्या लिखते हैं? सम स्पेशल केस, सम स्पेशल केसेस। चलो भाई अब स्पेशल केसेस देखते हैं। चलो देख लो ज़रा कैसी आ रही है क्वालिटी, कभी दिक्कत हो जाए। सम स्पेशल केसेस, चलो कोई नहीं। तो सम स्पेशल केस में क्या देखते हैं कि हमने क्या देखा कि सर्कुलर लूप के बारे में देखा कि सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उसके सेंटर पे क्या होती है? μ0I/2r। ऐसे ही हमने क्या देखा कि एक अगर कोई फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0I/4πx ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। अच्छा, तो यहाँ हम बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। क्या? अगर दो सर्कुलर लूप कंसेंट्रिक है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक सर्कुलर लूप ये, एक सर्कुलर लूप ये। कंसेंट्रिक का मतलब होता है जो दोनों सर्कुलर लूप का सेंटर एक ही रहे। ये रहा ओ सेंटर भाई। चलो इसकी रेडियस कितनी हो गई? r1। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? r2। इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। अच्छा साहब, तो बी नेट निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? देखो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, नीचे वाली में तो इधर को, ऊपर वाली में करंट फ्लो हो रही है इधर को, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही है। कैसी? बाहर की तरफ को। दोनों की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड। तो क्या लिखेंगे? बी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर वाली के लिए B1 और प्लस बाहर वाली के लिए भी B2, और दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। मतलब एक इधर को लग रहा है तो दूसरा भी इधर को, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना। और वेक्टर क्वांटिटी है, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। तो अगर कोई चीज इधर को जा रही है, इसके ऊपर जा रही है, दूसरी दोनों प्लस हो जाएगी। कोई चीज ऐसे जा रही है, कोई इसके अपोजिट जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो वही करते हैं, जब करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो पॉइंट ए की बात थी। बी के लिए अगर मान लो दो सर्कुलर लूप, एक ये ऐसे और एक सर्कुलर लूप और दे दी हमें, कैसे? ऐसे। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है I2 इस तरफ, I1 इस तरफ, और इसका सेंटर है O।
तो बताओ इसके लिए बाहर और उसके लिए अंदर, इसके लिए बाहर और उसके लिए अंदर, इसके लिए होगा B1 और उसके लिए क्या होगा B2। अच्छा एक बात बताओ, B1 बड़ा होगा या B2? तो हम बताएंगे किसके हेल्प से। मान लो अगर करंट सेम है, अगर दोनों सर्कुलर लूप में करंट सेम है, मान लो I1 इक्वल टू I2, सबके केस में करंट सेम रख रहे हैं, तो हमें पता है कि B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। तो देखो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस कम मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, तो छोटी वाली रेडियस है, छोटी वाली लूप का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा ये, यहाँ बी नेट की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो बी नेट का ये वाला बाहर को और वाला अंदर को, तो बड़ा तो B1 है, तो B1 माइनस B2। अगर फॉर्मूला लिखो तो B1 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। तो बी नेट निकल के आएगा हमारे पास क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। करंट सेम रखोगे तो I भी बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। ठीक है, तो ये बी नेट निकल के आया हमारे पास दोनों लूप के लिए, दोनों सर्कुलर लूप के लिए बी नेट ऐसे निकल के आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, मज़ा आया बाबा। तो ये हमने देख लिया यहाँ। अब हम इस लूप को थोड़ा और चेंज करते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, नंबर 2 पार्ट है इसका, ये नंबर 1 पार्ट था भैया। ठीक है, तो उस कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप का नंबर 1 पार्ट, ये पहले का नंबर 1, ये पहले का नंबर 2। कैसे रख दिया, मान लो हमने ऐसे रख दिया लूप को, कैसे कैसे भाई, कैसे, ऐसे। देखो ज़रा यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, करंट फ्लो हुई और ये घूम करके ऐसे चली गई करंट। इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, इसकी रेडियस कितनी हो गई, मान लो R1, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R2। चलो भाई, करंट कितनी फ्लो हो रही है, I ही करंट फ्लो हो रही है, कोई करंट तो पूरी एक ही है ये। ठीक है, तो करते हैं, देखो अंदर वाले के लिए, नीचे वाली लूप के लिए अंदर, ऊपर वाले के लिए बाहर, नीचे वाले के लिए अंदर, ऊपर वाले, अगर मैं इसे नाम दे दूँ तो कह दो A B C D E F। तो क्या लिखेंगे, बी नेट। बी नेट की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, छोटी लूप का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा क्योंकि उसको रेडियस छोटी होती है। तो बी नेट की अगर मैं बात करूँ तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी किसके लिए, बी सी डी, और क्या हो जाएगा, ये तो देखो कहाँ की तरफ को है, ये अंदर की तरफ को, और ऊपर वाला कहाँ की तरफ को, बाहर की तरफ को। अंदर वाला हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो बाहर वाला निगेटिव लेना पड़ेगा, या बाहर वाला पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर वाला निगेटिव। तो हमने बाहर अंदर वाला पॉजिटिव ले लिया तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। बी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ई एफ ए के कारण। चलो भाई, तो बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, सेम ही सर्कल है ध्यान रखना, 4R1 माइनस हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, या कुल मिला के क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये आया हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए 2 कंसेंट्रिक सेमी सर्कुलर लूप। ठीक, ऐसे नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ एक स्पेशल केस और है हमारे पास। मान लो यहाँ कैलकुलेट करना है हमें, क्या सेक्टर दे दिए, ये एक सेक्टर ये दिया यहाँ से, और ये एक सेक्टर ये दे दिया यहाँ से। यहाँ करंट फ्लो होगी I, नाम दे दो A B C D E F। ठीक है, तो ये करंट फ्लो हो जाएगी I यहाँ, फिर ये भी यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इसका सेंटर मान लिया O है, उसका सेंटर कहाँ पे है, ये O मान लो, एंगल कितना बन रहा, थीटा बन रहा, सेंटर है O। तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर वाले के लिए यहाँ अंदर और ये बाहर। तो बी नेट की अगर मैं बात करूँ तो बी नेट हो जाएगा कितना, बी अंदर के लिए पॉजिटिव, तो बी ए बी सी प्लस माइनस आएगा बी कितना, डी ई एफ, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, बी नेट इक्वल टू बी ए बी सी कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ज़रा, मान लो रेडियस कितनी थी R1 और बाहर वाली कितनी थी R2। तो जल्दी कर दो बस फटाफट, म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू क्या हो जाएगा, 4R होगा ना, 4R इंटू थीटा, ये होता है भैया 4R, हाँ 4R इंटू थीटा, 4R1, आई तो सेम ही रहेगा, माइनस म्यू नॉट आई 4R2 इंटू थीटा, कॉमन ले लो क्या, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4, अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो बी नेट ये निकल के हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो हमें पता चल गया कि कैसे इन
इन किसका स्पेशल केस की कंडीशन में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आता है। देखो ये क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो तुम, एक टाइप से स्पेशल केस बना के दे रहा हूं जिससे तुम याद रखो। मान लो ये क्वेश्चन आएगा तो पता कैसा आएगा, रेडियस दे देगा इंटरनल, करंट दे देगा, बाहर वाली रेडियस दे देगा, करंट दे देगा कि बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला तुम्हें याद हो, फॉर्मूला नहीं तो कॉन्सेप्ट तो तुम सीख ही रहे हो। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है आई थिंक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। 2 सेकंड पे करते हैं हम, है ना। ये फर्स्ट केस सर्कुलर लूप के तो सारे केस हमने देख लिए, मैक्सिमम ऐसे ही होने हैं। अब क्या करते हैं, अरे करते क्या है, चलो भाई 2 में क्या करते हैं, इफ वी बेंट a long straight wire, if we bent a long straight wire, straight infinite wire, long straight infinite wire, if we bent a long straight infinite wire in the form of semicircular loop and leave some extension। देखो क्या है इसका मतलब ये कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ का वायर लिया हम लोग, सेमी सर्कल लूप में मोड़ के छोड़ दिया। मतलब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ है तो बीच में जो सेमी सर्कल लूप बना दिया। अब बाकी 2 एक्सटेंशन निकले हुए हैं। मान लो ये वायर है, देखो मेरे हाथ दोनों वायर है और मेरे सिर क्या है, सेमी सर्कल। तो वायर की ये तो लेंथ इनफाइनाइट, ये लेंथ इनफाइनाइट, तुम्हें मेरे दोनों हाथ नहीं दिख रहे होंगे ना, केवल यहाँ तक का हिस्सा दिख रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, आगे लेंथ है वो इनफाइनाइट है और मेरा सिर क्या हुआ है, सेमी सर्कल। तो ऐसे है तो क्या किया, इनफाइनाइट वायर को देखो, इस टाइम तो इनफाइनाइट वायर सीधा है, सीधा होगा ना बिल्कुल, देखो स्ट्रेट। और मैंने क्या काम किया, बीच में से हमने सेमी सर्कल निकाल दिया, मेरा सर क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। ठीक, तो कुल मिलाकर के क्या बात आएगी, मतलब ऐसे क्या कुछ, देखो ये ऐसे, ये अब यहाँ से क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग, और यहाँ पे क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग। ये क्या नाम दे दो इसका, ABCDE। करंट ऐसे जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड बताना है पॉइंट O पे क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखो ध्यान से कैसे करना है, मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे बताना है। तो देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, क्या, बी नेट। अगर मैं बात करूँ तो किसके कारण, AB वायर के कारण, प्लस B किसके कारण, BCD के कारण, प्लस ये किसके कारण, BDE के कारण। ठीक है, ये हैं 3 केसेस, AB के कारण, BCD के कारण, DE के कारण, यही तो है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। BA और DE दोनों सेम है, तो BAB इक्वल टू BDE क्या हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट O जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, ये पॉइंट तो इस वायर के एक्सिस पे ही है। अब सीधी सी बात है भाई, मान लो ये स्ट्रेट वायर था, इस स्ट्रेट वायर के लिए, थैंक गॉड ये स्ट्रेट वायर था, इस स्ट्रेट वायर के लिए हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड देखा था। देखो जल्दी से फटाफट, B इक्वल टू क्या निकल के आया था, μ0/4πxi, और क्या आया था sin φ1 प्लस sin φ2, ये निकल के आया था। ये फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था, फाइनाइट। हम यहाँ किस वायर की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू π/2 रख देंगे एंगल। तो कुल मिला के आएगा फॉर्मूला B इक्वल टू μ0/4π, क्या हो जाएगा, देखो 1 और 1 2, 2y/x, ये आ जाएगा बन के हमारे पास। ठीक है, ये किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनफाइनाइट, ये याद भी करना पड़ेगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसका। चलो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए आ चुका है हमारे पास। अब देखते हैं मैं क्या बताता है, ये AB और DE 0 क्यों है, क्योंकि देखो इस वायर के यहाँ पे तो था वो पॉइंट P, जिस पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया। इस पॉइंट P को शिफ्ट कर दो यहाँ, इस पॉइंट P को शिफ्ट कर दो कहाँ, यहाँ। तो यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कहाँ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो x मानी थी ना हमने शायद, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाए। लो इस पॉइंट P को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगी। जब x 0 रखेंगे यहाँ तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आएगी। B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। समझ में आ रही है बात। और एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर देखो, यहाँ तो डायरेक्ट हम रख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या रख दिया हमने, x से। चलो फिलहाल ये हमने इसको पॉइंट को उठा करके यहाँ रखा, तो एंगल कितना हुआ, एंगल तो यहाँ, ये एंगल ऐसा बना रहा था ना, यहाँ ये एंगल बना रहा था ना, θ φ1 कह दो, चलो इसे φ1, और नीचे वाला का एंगल कितना बना था, φ2 एंगल ये बन रहा था।
इस पॉइंट को उठा करके यहाँ ले आए तो एंगल कितना होगा, 0। अरे ये एंगल उठा करके रिमूव करके यहाँ लाया तो 0, ये एंगल भी 0, तो साइन 0 प्लस कोस साइन 0, तो क्या हो जाएगा, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई पॉइंट P उस वायर के ऊपर ही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ये पॉइंट O जो है इस वायर के सीध में ही है, एक्सिस पे इस वायर के, तो क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचता है, बी नेट इक्वल टू क्या बच जाएगा, BCD। और ये है सेमी सर्कल के लिए अंदर, तो क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन क्या हो जाएगा, 4R। सेमी सर्कल के लिए यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे हम एक्सटेंशन, कोई वायर जब एक्सटेंड हुआ है इनफाइनाइट तक तो उसके लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। चलो भाई उतार लो, छाप लो अच्छे से, ये सारे कॉन्सेप्ट याद रख लेना है ना। तो आगे देखते हैं, चलो और क्या करते हैं, और कैसे दे सकता है वो, ऐसे दे सकता है। देखो मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ये लूप है ना, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पॉइंट O पे बताना है। ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ध्यान रखना, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इसे हमने सर्कुलर शेप में मोड़ दिया। कहने का मतलब ये है, इसे कह दो A B C D E और ये क्या हो जाएगा, F। अब देखो ए बी और डी ई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर तो भले ही है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसके एक्सिस पे बैठ रहा है। तो अगर बी नेट की बात करो तो बी नेट जो होगा वो हो जाएगा किस किस के कारण, बी ए बी प्लस बी सी डी प्लस करंट ऐसे जा रही है, ये घूम करके ऐसे आएगी, बी किस किस के कारण, डी ई, और प्लस बीच में आ जाएगा माइनस बी किस किस के कारण, डी एफ बी। क्यों ये माइनस क्यों आया है, देख लो खुद कैलकुलेशन। ये ऊपर जा रही है तो इधर को, और ये नीचे घूम करके आ रही है ना, देखो ऐसे ये घूम करके आ रही है तो कैसे जा रही है, ऐसे इधर को, और घूम करके इधर को जा रही है तो ये भी इधर को, नहीं तो प्लस ही रहेगा भैया, ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। चलो कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये और ये 0, तो क्या हो जाएगा, बी सी डी प्लस बी डी एफ बी। तो सर्कल ये बन जाएगा μ0I। ये बी सी डी सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए क्या आता है नीचे 4R प्लस ये भी μ0I, ये भी सेमी सर्कल है 4R, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा μ0I अपॉन 2R। मतलब सर्कुलर लूप की तरह ही आया है। कहने का मतलब ये था कि अगर दो वायर एक्सटेंड किए हुए हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग तक तो वो 0 होगा उनका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर करंट ऐसे कर देता मैं, एक वायर अलग से लगा के करंट यहाँ पे कर देता, दोनों की डायरेक्शन सेम, तब ये निगेटिव हो जाता। ठीक है ना, तभी को होता, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है अंदर और ये भी ये ऐसे जा रहा है बाहर, ये देखो ऐसे अंदर और यहाँ से देखो तो बाहर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये निगेटिव। अच्छा ठीक है, समझ में आया। चलो भाई अच्छी बात है, और केस लेते हैं एक आध, मिटा दूँ ये। चलो अब क्या करना है, देखो ज़रा यहाँ केस 3 की बात करते हैं। अगर हम केस नंबर 3 की बात करें तो कैसी शेप के लिए हमें करना है मान लो हमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है, देखो कुछ क्या, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ, ये भी इनफाइनाइट लेंथ। यहाँ से करंट गई I और यहाँ भी घूमी I और यहाँ से करंट वापस निकल गई I। ठीक, इसे नाम दे दो क्या, A C D B F, ये नाम दे दिया हमने। तो देखो इसे 3 पार्टों में तोड़ लो। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यहाँ पॉइंट O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, देखो यहाँ ये ऐसे B नेट एट O पे बताना है, तो किस किस के कारण होगा, एक तो होगा B किस किस के कारण, D C A प्लस एक B किसके कारण, AF, B AF के कारण, और प्लस B किस किस के कारण, DB के कारण, DB के कारण। ये हो जाएगा DCA क्या है, सेमी सर्कल है, ऐसे जा रही है अंदर की तरफ को होगा तो क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन 2, वही सेमी सर्कल के लिए क्या होता है 4R। ठीक है, अब AF कैसा वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर।
अब ये क्या पॉइंट हो इस AF के एक्सिस पे है, नहीं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, अब कभी 0 रख दो तो क्या होगा, ये कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, जो कि x की वैल्यू है, r डिस्टेंस पर है ना, तो क्या हो जाएगा ये प्लस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता था 2i अपॉन r, x था वहाँ, यहाँ r, x की जगह क्या है r, तो r हो जाएगा ये। किस डायरेक्शन में है ये, इस डायरेक्शन में, यहाँ करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसे, यहाँ जा रही है तो इसमें ऐसे करके है ना, यहाँ ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ तो थंब होगा ना करंट, ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएगा, थंब, ये रिंग थी, यहाँ करंट की डायरेक्शन कौन दिखाएंगी, कर्ल फिंगर, याद रखना। तो ये गया ऐसे थंब, तो ये बाहर, और यहाँ जा रहा है ऐसे थंब, तो ये अंदर, तो इन दोनों का कैंसिल आउट होकर 0 तो होना है, फिर मैं लिख दूँ ये प्लस, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, ये इसका 0 दोनों से कट गए, तो कुल मिला के क्या बचेगा म्यू नॉट i अपॉन 4r ही रह जाएगा। ठीक, दिक्कत कोई, अच्छे से समझ में आया। चलो, तो ये कुछ केसेस थे, स्पेशल केस थे, जिनके हेल्प से हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैसे मैंने लगभग करा ही दिए, फिर भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। चलो भाई, क्या है क्वेश्चन, ये रहा, देखो क्वेश्चन दे रखा है मैं कुछ ऐसा, क्वेश्चन देख लेना ध्यान से बेटे, टॉप का क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये लूप दे दी हमें तो, चलो भाई दोनों का सेंटर यहीं पे है, इसकी रेडियस कितनी है, मान लो कितनी हो गई रेडियस की 5 मीटर, इसकी रेडियस कितनी दे दी हमें 4 मीटर, जिसे क्या कह देंगे R1, इसे क्या कह देंगे R2। इसमें करंट फ्लो हो रही है I इस डायरेक्शन में, इसमें करंट फ्लो हो रही है, वही एक ही करंट है, करंट एक ही घूम करके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना इन लूप के कारण। ठीक है भैया, तो चलो भाई करते हैं काम को। I की वैल्यू है कितनी 5 एम्पीयर I की वैल्यू है, बस और कुछ क्या। तो पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो देखो यहाँ से मैग्नेटिक बाहर को और यहाँ से भी बाहर को, दोनों तरफ का जुड़ेगा, मतलब ऊपर वाली के लिए अलग, नीचे वाली के लिए अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि दोनों लूप अलग अलग है। तो बी नेट हो जाएगा किस किस के कारण, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे है। तो बी किस किस के कारण, ए बी सी के कारण, प्लस बी किस किस के कारण, डी ई एफ के कारण। तो बी ए बी सी के लिए कैसा सेम है सर्कल है, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, और प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R1। म्यू नॉट आई अपॉन 4 के कॉमन ले लो, अंदर बचता है 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1। तो कुल मिला के हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 5, और प्लस 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है 4। तो इसे सॉल्व कर लेंगे जब हम, I की वैल्यू 5, तो क्या आएगा देखो, यह आएगा 9 अपॉन 20 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। सॉल्व कर लेना, सब जानते हैं, करने 5 × 20, और बचेगा कितना है 9 पाई अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ये बी आया हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ऐसा हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। चलो भाई बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट से। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब स्ट्रेट वायर के केस देखते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर को कैसे कैसे मोड़ सकते हैं, या तो बायो सेवर्ड वाले वायर को कैसे मोड़ सर्कुलर शेप में, और कैसे कैसे मोड़ सकते हैं। मान लो हमें क्या दिया, स्ट्रेट वायर दिया है, क्या गिवन है, एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है। ठीक है, तो हम चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या पूछा है, मान लो एक वायर है, ठीक है, फाइनाइट लेंथ वायर है, ठीक है, इससे एक पॉइंट P है यहाँ, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर ये एंगल कितना गिवन है हमें, मान लो 30 डिग्री गिवन है, और एंगल कितना गिवन है यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री गिवन है, चलो, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दे दी 5 मीटर की दे दी। ठीक है, तो B कैसे हो जाएगा, देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो फॉर्मूला पता है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा I अपॉन x साइन phi 1
प्लस साइन फाइव टू। ये क्वेश्चन हुआ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट कितनी है इसके अंदर भाई? करंट है 5 एम्पियर की, चलो ये मान लो। तो करंट है 5 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, और साइन 5 की वैल्यू कितनी है? 5 की वैल्यू 30 प्लस साइन कितने हो जाएगा ये 45। तो कुल मिला के 10 टू द पावर -7 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2। तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस √2 अपॉन 2√2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 3 में, मान लो हमें क्या किया, हमने क्या किया, स्पेशल केस किसके हैं ये? स्ट्रेट वायर के। हमने क्या किया, इसे ट्रायंगुलर फॉर्म में मोड़ दिया। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे हमने इसे ट्रायंगुलर शेप में हमने बेंड कर दिया। तो ABC ये हुआ। अब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है पूरा, इसकी लेंथ कितनी है? L है। इस पूरे की लेंथ कितनी थी? L थी। अब इसका सेंट्रोइड O है, ये हमने इसे मैच करा दिया यहाँ से यहाँ, चलो इसे यहाँ से यहाँ मैच कराया, इसे यहाँ से यहाँ मैच कराया। अच्छा, अब ये अलग अलग जो तीनों पीसेस हैं एक स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करेंगे। अगर मैं BC की बात करूँ, BC अपने आप में एक स्ट्रेट वायर है। AB की बात करूँ, अपने आप में एक स्ट्रेट वायर है। AC की बात करूँ, अपने आप में एक स्ट्रेट वायर है। मतलब किसी एक टुकड़े का निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं B नेट की बात करूँ, B नेट जो होगा वो होगा 3 इंटू B, BC के लिए ले लो, चलो BC निकाल लो। चलो तो देखो ये कितना हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट वायर है, इससे एक पॉइंट P मानना पड़ता था हम, जो मानते थे, जो कि मान लो ये रहा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी O से E तक की डिस्टेंस? ये होती है A/2√3। पता है ना कैसे निकाल लिया? पता है तुम्हें ये कैसे ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री का होता है तो हम पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल, साइन थीटा के आगे ये मिल जाएगा ना भाई। अरे ये तो A/2 हो जाएगा अगर इसकी लेंथ पूरे की कितनी है? A है। तो कितना हो जाएगा ये A/2। अब हमें ये मिल गई, हाइट मिल गई। ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड कितने पे होता है? ऊपर से h/3 पे, नीचे से 2h/3 पे। ऊपर से 2h/3 पे, नीचे से h/3 पे। तो वहाँ से निकल क्या है? A/2√3। वैसे भी याद कर लो, निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है? A/2√3। तो निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या स्ट्रेट वायर के लिए क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x। x तो होता था ये, x कितना है? A/2√3 और ब्रैकेट में साइन कितना लिख देंगे? यहाँ कितना एंगल है? यहाँ से यहाँ तक 5 कह दो, और यहाँ से यहाँ तक कितना कह दो? 5 कह दो। साइन 5 प्लस साइन 5। बस 3 से मल्टीप्लाई कर ही दिया हमने। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A होगा 6√3 और ब्रैकेट में साइन 5 प्लस साइन 5। तो ऐसे हम ट्रायंगल के शेप में अगर किसी स्ट्रेट वायर को मोड़ दे तो उसकी हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक शेप और बचती है, कौन सी? स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। मैं रेक्टेंगल करा रहा है, स्क्वायर तुम खुद कर लेना, ठीक है। चलो भाई, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लो जरा वीडियो कितनी लंबी हो गई भाई। चलो अभी तो है टाइम यार, इतनी भी लंबी ना हुई। चलो तो क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ये सब केस चल रहे हैं स्पेशल, ठीक है ना। 4th केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्क्वायर। चलो भाई स्क्वायर है, मान लो ये रहा स्क्वायर, ये ऐसे, ये यहाँ बनाया, ये यहाँ बनाया और ये यहाँ बनाया। ये A, ये B, ये C और ये D, ये पॉइंट O हुआ। हर एक सेगमेंट स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करेगा। तो कोई एक सेगमेंट पकड़ लो, यहाँ से ये हुआ और यहाँ से ये हुआ। इसकी लेंथ कितनी है? A है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ कितनी हो जाएगी? ये A/2। ये एंगल कितना हो जाएगा? 5 और ये एंगल कितना हो जाएगा? 5 बस। और क्या चाहिए? अब क्या निकाल लो, 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हो जाएंगे ना, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, 1 2 3 4। तो B नेट जो हो जाएगा, B नेट होगा क्या? 4 इंटू B किसके लिए? DC के लिए कर लो। चलो तो 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A मत लिख देना, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की देखी जाती है A/2। तो A/2 और ब्रैकेट में साइन 5 प्लस साइन 5 यही रहेगा भाई। चलो ऊपर जाएगा तो 8 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A ब्रैकेट में साइन 5 प्लस साइन 5। चलो भाई ये आया भाई हमारे पास B नेट किसके कारण? स्क्वायर के कारण। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये 8 से 4 क्यों नहीं काट रहे? तो देखो काटने को काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम जानते हो इस पूरी टर्म की वैल्यू तुम जानते हो 10 टू दी पावर -7 होती है। तो अगर तुम ऐसा काट भी दोगे तो फिर भी तो दिक्कत होगी ना।
तो कैलकुलेशन आसान करनी है अगर क्वेश्चंस में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 को अकेला ही रहने दो। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻⁷ डायरेक्ट वैल्यू रख देना, ठीक है। चलो फिफ्थ करते हैं। अब फिफ्थ में किसके लिए करते हैं, रेक्टेंगल है मान लो, रेक्टेंगुलर शेप में मोड़ दिया वायर को, किस शेप में मोड़ दिया, रेक्टेंगल, ये L, ये B, ये सेंटर, यहाँ 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 O पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, B/2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, L/2। यह एंगल कितना, φ1, ये कितना φ2, ये कितना φ1 ये कितना φ2 मान लो, क्योंकि सब तो सेम नहीं रहेंगे। तो बी नेट अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 किस किस के कारण, ABCD, 2BAB है ना, AB और इसके 2 हो गई ये, प्लस 2 इंटू किस किस के, B किस किस के लिए, BC के लिए होगा, एक इसका और एक इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 ले लो कॉमन बाहर और ब्रैकेट में लिखो क्या, BAB और प्लस BBC। तो 2 ऐसे ही क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 x की x की जगह B/2 ब्रैकेट में sin φ1 और प्लस sin φ2। और ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, L/2 sin φ1 प्लस sin φ2। तो कुल मिला के कॉमन ले लो 2, ऊपर वाला 2, ऊपर ये भी 2 जाएगा, ये भी 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 4, एक तो म्यू नॉट I/4 ब्रैकेट में 1/B sin φ1 प्लस sin φ2 1/L sin φ1 प्लस sin φ2। या सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया हमारा सारा का सारा तुम्हारे पास आ चुका चैप्टर नंबर 2 का कंक्लूजन। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सर्कुलर लूप के कारण क्या होती है, वो निकल के आई म्यू नॉट I/2R। फिर हमने देखा स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, वो हमने देखा क्या निकल के आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 I/x और ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2। मान लो हमें लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिट वायर दे रखा हो इनफाइनाइट लेंथ का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, φ1 और φ2 को क्या पुट करना देना पड़ेगा, π/2 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा। तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं आराम से इसका, है ना। वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेट वायर के लिए वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 2I/R। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमने डिफरेंट केस देखे सर्कुलर लूप के, हमने डिफरेंट केस देखे स्ट्रेट वायर के। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं और चैप्टर की समाप्ति करते हैं। चैप्टर नहीं, लेक्चर। अरे सर 2 ही लेक्चर में चैप्टर ख़त्म कर दिया क्या? अरे नहीं बच्चों, कैसी बातें कर रहे हो, आपको बीच में कैसे छोड़ देंगे हम। चलो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है भैया, जेई मेंस 2008। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप, कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। 2 लूप दे रखी है, एक तो ये बड़ी वाली, एक ये छोटी वाली। इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, r, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 2r। इसमें करंट कितनी है I, इसमें करंट कितनी है 2I। हमसे क्या पूछा है बाबूजी, हमसे कहा है कि इन अंदर वाली B1, अंदर बाहर वाली B2, अंदर वाली और बाहर वाली सर्कल का नेट मैग्नेटिक फील्ड का रेशो बताना है। चलो भाई, तो रेशो पर नंबर फर्स्ट पूछा है क्या, फाइंड रेशो ऑफ क्या क्या, अच्छा रेशो किस किस का, नंबर फर्स्ट ये तो है, किस किस का बताना है, B1/B2 बताना है। चलो भाई कर लो। B1 कितना हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट लूप के लिए ऐसे बाहर की तरफ को है ना, कितना है म्यू नॉट I/2R, ये तो सर्कुलर लूप है। दूसरे के लिए B2 देख लो, B2 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, करंट कितना है 2I और रेडियस कितनी है 2, रेडियस कितनी है 2R। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, B2 = म्यू नॉट I, है ना, अपॉन 2 से 2 काट दो, क्या बचेगा 2R ही बचेगा।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा B1/B2 इक्वल टू 1 बचेगा केवल। तो रेशो क्या है भाई, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा। करंट भी तो हमने दुगनी फ्लो करा दी ना उसमें, देखो शायद गलती तो नहीं है वैसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ करने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आराम से। क्वेश्चंस के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आराम से सेपरेट लेक्चर मिलेंगे तुम्हें, जिसमें तुम्हें भारी भरकम एक से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। बोर्ड लेवल से स्टार्ट करेंगे और JEE लेवल तक चले जाएंगे। नीट भी थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे, टेंशन ना लेने का, जब तक पढ़ते रहने का। बाय बाय, सी यू, टाटा।